हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। और आज हम इस सेमेस्टर का आपका जो 7वां सेमेस्टर है, इसमें आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का। साथ ही आपके 7वें सेमेस्टर में एज ए डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 के नाम से पढ़ाया जा रहा होगा, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका BCE 070। ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपके हिसाब से और आपके कॉलेज में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, जैसे आपका जो सिंथेटिक मटेरियल हो गया आपका, ठीक है, डिजास्टर क्लाइमेट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो है वो वाले सब्जेक्ट होंगे आपके। तो इसके अल्टरनेटिव या इसके हिसाब से दूसरे सब्जेक्ट चूज किए गए होंगे। यदि आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो ये जो आपका लेक्चर है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसका सारी चीजें जो सिलेबस है वो आपका जब आप वीडियो देखिए करिएगा तो उसके नीचे मैं पूरा कोर्स के डिस्क्रिप्शन में सारा आपका दे देता हूँ कि क्या हम डिस्कस कौन सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे होते हैं जो अदर यूनिवर्सिटीज के होते हैं। यदि आपका सिलेबस इन सिलेबस से मैच कर रहा है तो आप जरूर इसमें एनरोल करके आप पढ़ सकते हो। चलिए, आज हमारा ये यूनिट 1 का पहला लेक्चर होने वाला, मतलब कि आज से ही हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हमने देखिए स्टार्टिंग में शायद पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, हाईवे से रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा। उसी का अब वो तो एक तो हमारा लैंड में एक हमारा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। उसके अलावा भी हमारे पास मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है। जैसे आपका रेलवे मतलब जो हम वहाँ पे रेल पे आप ट्रेन पे सफर किए होंगे तो हमारा क्या है, रेलवे है। आपने फ्लाइट लिया था तो हमारा एयरवे था। यदि आप कहीं शिप से बोटिंग कर रहे हो या फिर हमारे जो ओशियन सामान आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, वो आपके वाटरवे होते हैं। तो इसमें हम इस सब्जेक्ट में हम इन्हीं तीनों का बात करेंगे, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो आज यदि हम पहले लेक्चर की बात करें तो हमारा क्या है, हमारा बेसिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे गेज की हम यहाँ पे बात करेंगे। मतलब कि हम कुछ समझेंगे कि हमारे जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कौन से हैं और उनमें से हम रेलवे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम रेलवे को क्यों प्रेफर करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एज हमारे मूवमेंट के लिए, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए हम क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो भी हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ तो हमारा जो यूनिट 1 का सिलेबस हेडिंग ही दिया है इन्होंने, क्या दिया है, इंट्रोडक्शन इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेलवे का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पूरा हम पढ़ेंगे क्या कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पहले पढ़ेंगे रेलवे गेज अलाइनमेंट। किसका अलाइनमेंट, रेलवे गेज का अलाइनमेंट हम पढ़ेंगे। फिर वहां पे ट्रैक कंपोनेंट, आपने देखा होगा कि जब आप जाते हो किसी पे ट्रैक पे तो वहां देखो नीचे कई सारी चीज, आप जब ट्रेन में आ रहे हो तब देखिएगा जो नीचे पूरा है, दो पटरी होती है, उसके नीचे कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ चीजें लगी होती है ना, जिस कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं, उसको जो फंसाने के लिए चीजें वो लगी होती हैं, कैसे उसको फंसाया जाता है। उसके नीचे भी हमारे पास गिट्टी बालू बलास्ट पड़े होते हैं, वो सब क्या उसके कंपोनेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक, कैसे हम इसको क्या क्या डिजाइन पैरामीटर्स हैं, कैसे हम उसको क्या शेप्स होते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेंगे आगे चल करके। ठीक है, कैसे हमारे पॉइंट्स लगते हैं, कैसे हमें ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, वो हम बात करेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका ट्रैक कंस्ट्रक्शन, कैसे ट्रैक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस मेथड क्या क्या है वो हम यहाँ पे बात करेंगे 1 by 1 चलते हुए आगे। तो ये सारी चीजें हम यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे। ओके, तो धीरे धीरे हम इसके और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो हमारा बेसिक मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या क्या बेसिक मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन का। अभी हम रेलवे की नहीं बात कर रहे, अभी हम जनरल, आपको कहीं जाना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मुझे किस से जाना है, बस से जाना है, रेलवे से जाना है, ठीक है, और बस ये हमारा हाईवे से जाएगी या नॉर्मल रोड से जाएगी। हमारा बस की बात हो गई, रेलवे हो गया, आपके पास एयर ट्रैफिक है, ठीक है, आप एरोप्लेन कर लोगे, फ्लाइट कर लोगे। तो सब कहाँ आपके बेसिक्स मोड्स हैं। ठीक है, कि आप कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सा मोड आपके पास है, ठीक है, माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास मेनली देखते होंगे आपके पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आपका, रेलवे, एयरवे एंड वाटरवे। ठीक है, हाईवे था, आपने हाईवे पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, अगर बाई मीडियम बात करें तो वहां पे बात आता है। ठीक है, अगर मान लो बाई द लैंड बात करें तो होता है आपका लैंड, ठीक है, एयर, वाटर। ठीक है, अब एयर में हमने, लैंड में अगर हम बात करें, लैंड में तुम्हारा क्या आया था, एक हाईवे आया था, क्या था आपका, हाईवे आया था। दूसरा आपका आया था रेलवे, क्या आया था, रेलवे। तो हमने हाईवे को अलग से ही हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे हाईवे का नाम नहीं लिया गया है, हालांकि यहाँ पे आपको हाईवे भी ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाईवे भी ऐड होगा। ठीक है, तो आपके पास ये 4 मेथड थे। हमने यहाँ पे इस सिलेबस में आपको 3 पढ़ लिए थे, यहाँ पे 3 दिखाया था, लेकिन हाईवे भी एक है, तो हमने हाईवे को पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे एक लैंड का जो मोड हमारा रेलवे बचा है, एयर और वाटरवे, ये तीनों हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये तीनों मोड हमारे पास अवेलेबल हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से अब कौन सा कैसा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा यूजफुल है, रेलवे का क्या रोल है,
वाटर एयरवे का क्या रोल है और वाटरवे रोल क्या है, हम इसको ध्यान देते हैं। तो आपने देखा होगा रेलवे क्यों है, अगर हम हाईवे की बात करें और रेलवे की बात करें तो क्या कंपेयर होगा। हाईवे में क्या है कि हम ज़्यादा, ठीक है, हमारे हमको फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़्यादा मिलती है, मतलब कि हम चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है। हाईवे है, नेशनल रोड है, स्टेट रोड्स हैं, विलेज रोड्स हैं, ठीक है, तो बाइक उठाए चाहे जहाँ घर द्वार तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक, कार उठाए आज कार भी द्वार तक पहुँच जा रही है। लेकिन रेलवेज और एयरवेज वाटरवेज में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए सबको अलग अलग यहाँ पे बात की जा रही है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए बोला क्या क्या द बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे एयरवे रोड ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट कॉमन। रोड जैसे हमने बात किया हाईवे की, ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन था डेली यूज के लिए, व्हाइल रेलवे आर एफिशिएंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड हैवी कार्गो। जब आपको ज्यादा लंबी दूरी तय करनी होगी और आपके पास ज्यादा भारी सामान भी तय करना है, ले जाना है, तो आपके लिए वहां पे क्या यूज होगा, कार्गो के लिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे आपका हो जाएगा रेलवे। फिर वाटरवे क्या हमारा है, कॉस्ट इफेक्टिव है कहाँ के लिए, बल्क गुड, और सामने ध्यान दीजिएगा बल्क गुड्स तो हो, अगर वहीं पे काश आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा, किसा इंटरनेशनल ट्रेड हो, ठीक है, इंटरनेशनल के लिए, और हैवी गुड्स हो, तो सबसे ज्यादा बेस्ट एफिशिएंट क्या है आपका वाटरवे है। वहीं पे एयरवेज क्या है, फास्टेस्ट है, सबसे काफी तेज है, लेकिन ये क्या है एक्सपेंसिव है और ऑप्शनल है। ये कब यूज किया जाता है, जब आपका सेंसिटिव टाइम सेंसिटिव कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी ट्रेवल करना हो, वहां पे आपका बजट कोई मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर कर रहा है, ठीक है, और इमरजेंसी है, तो आप क्या यूज करते हो वहां पे, एयरवे यूज करते हो। अभी सारी चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा हम यहाँ बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन की। तो रेल क्या करता है, आप रेल को देखा होगा आपने, ठीक है, ये से रेल होता है, रेल के नीचे क्या होता है, दो पटरी लगी होती है ना, पटरी को हम यहाँ पे रेल बोलते हैं, जो पटरी होती है ना रेलवे के साथ उसको हम रेल बोलते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, पूरी ट्रेन हमारी जो है वही रेलवे नहीं, रेल क्या होती है, जो हमारी स्टील की जो पटरी लगी होती है वो उसको बोलते हैं हम यहाँ रेल पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टील रेल बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे गाइड करती है, जिसपे पहिए हमारे चलते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे रेल होते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट रेलवे में आ रहा है, थोड़ा सा ये चीज वर्ड समझते रहिएगा, ठीक है। अब दिस इज आइडियल लॉन्ग, इट इज आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रेवल फॉर द बल्क गुड्स। अब क्या इंपॉर्टेंस वो ध्यान दीजिएगा, मोर सुटेबल फॉर द हैवी एंड बल्क गुड्स, ठीक है, जैसे आपका कोल हो गया, आयरन हो गया, ओर हो गया, सीमेंट हो गया, उन सब के लिए क्या होता है, हम रेलवे ही यूज करते हैं। क्योंकि देखिएगा आप कहीं देखिए जो मालगाड़ी जाती है काफी ज्यादा लंबी होती है, काफी ज्यादा उसमें कोल जा रहा है, काफी ज्यादा आयरन जा रहे हैं, तो क्या होते हैं वो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ट चीज ये है कि हमारी क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या होती है, हमारी इकोनॉमिकल होती है एज कंपेयर टू द अदर जो हमारे पास चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका वाटरवेज हो, चाहे आपका एयरवेज हो। अगर आपको काफी लंबी दूरी तय करनी है और इको फ्रेंडली और साथ में बजट आपका कम है, तो आप क्या यूज करते हो, ट्रेन ही तो यूज करते हो ना, ट्रेन से ही जाते हो ना, तो वहीं पे आप रेलवे यूज करते हो, ठीक है। लो एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट लोड, अगर हम इसको देखें और अदर मोड से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस लोड को, उतने ही लोड को किसी और मीडियम से ले जाना हो, किसी और मेथड से ले जाना हो, तो आपका जो एनर्जी है काफी ज्यादा कंज्यूम होगा एज कंपेयर टू द रेलवे, ठीक है। यहाँ पे ये भी कंजम्पशन कम हो जाता है। इंश्योर मास ट्रांसपोर्टेशन विद हाई सेफ्टी, यहाँ पे आपको सेफ्टी ज्यादा मिलती है, ठीक है, आपका जो सामान है, जो आपके गुड्स है, वो भी ज्यादा अमाउंट में जा रहे हैं, विद सेफ्टी जा रहे हैं। देखो आप खुद ही जाते हो तो झटका लगता है क्या, नहीं लगता ना, वही बस से जाते हो इतना झटका लगता है, इतना झटका लगता है कि जब सुबह उतरते हो पता चलता है भाई साहब सफर यात्रा सही नहीं रही, ठीक है। वहीं पे रेलवे जाते हो आप बस बैठ जाओ, ट्रेन हिलती उलती नहीं, आराम से बैठ गए, पहुंचते चले गए, ठीक है। प्लेज ए क्रूशियल रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या हो गया कि अब जब देखिए रेलवे क्या है, आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहे हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहे हो, तो क्या होता है कि लोग दूर तक ट्रेवल कर पा रहे हैं। जब दूर तक ट्रेवल करते हैं ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली क्या होता है, उनका ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अपने जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खर्च कर रहे हैं, उनका एक्सपेंड कहीं ना कुछ कोई कमा रहा है, कोई खर्च कर रहा है, तो एक दूसरे से जो हमारी करेंसी है वो क्या होती है, एक दूसरे से इक्वली क्या होती है, सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। तो साथ में हमारी क्या होती है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जा रही है। और ट्रेन के साथ हम क्या करते हैं, हर जगह देखिए पूरे हमारे इंडिया में क्या हो रही है, हर जगह हमारे साथ रेलवे ट्रेन हमारे हर जगह बने हुए हैं, तो इसलिए हम कहीं भी जा सकते हैं अपने विद द कंट्री। एडवांटेज फिर वही बात करें, क्या एडवांटेज थे, तो यही जो आपकी इंपॉर्टेंस है वही आपके एडवांटेज है। इसमें आप लार्ज कैरिंग कैपेसिटी है आपके पास, ठीक है, सेफ और रिलायबल है, और आपके पास की देखिए यहाँ पे क्या है, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्क मटेरियल, ठीक है, अब लंबी दूरी के लिए और बल्क मटेरियल सही है, ठीक है। लेस अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका देखिए आपको इसमें मौसम ज्यादा प्रभावित नहीं करता, प्रभावित तभी होती है जब आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कोहरा में हो गया, ठीक है, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, सिग्नल आपको दिखते हैं, आप स्पीड भरते चले जा रहे हो, क्योंकि आपका रास्ता पहले से डिसाइड है, आपको ना हैंडल मोड़नी है, ड्राइवर कुछ नहीं करना, सिर्फ सिग्नल देख के ब्रेक मारना है या उसको स्पीड बढ़ानी है, बस इतना ही काम होता है ना वहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो बस
वेदर कंडीशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इको फ्रेंडली कंपेयर टू द रोडवे, तो रोडवे के हिसाब से इको फ्रेंडली यहाँ पे पॉल्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे वही बात हो रही है, सिर्फ इतना ही आपका रेलवे है, इतने पोर्शन आपका इंजन है, ठीक है, इतने में जो आपका एनर्जी जो इतना ही आपका जो क्या हो इस रेलवे जो भी पॉल्यूशन होगा या फिर इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी, बाकी पीछे तो हमने डिब्बा ऐड कर रखा है, ठीक है। तो हम एक साथ कर सकते हैं, बहुत बल्क मात्रा में हमने क्या किया, सामान को ढो रहे हैं, तो उससे हमारी ये आसानी हो जाती है। ओके, अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो हाँ डिसएडवांटेज भी है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरा लाभ ही लाभ है, पूरा हमारे पास एडवांटेज है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। देखिएगा जब भी आपका रेलवे बिछाई जाती है उसके बाद क्या होगा, रोड एक्वायर होगा, सॉरी रोड नहीं, आपकी जो लैंड होगी वो एक्वायर करनी पड़ेगी, उसमें बढ़िया से बैलास्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपकी रेल बिछाई जाती है। रेल बिछाने में बहुत सारी सावधानियां बरती जाती हैं, कैसे मशीन से लगते हैं, बैलास्ट लगते हैं, और पूरी स्टील बिछाई जाती है, तो स्टील खुद ही कॉस्टली है, तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जब आपका बनाना तो पड़ेगा ना उतना, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी लगानी ही पड़ेगी, उसके बाद आप उस पर ट्रेन दौड़ाओगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और यहाँ पे इसके रूट जो है फिक्स्ड हैं, ठीक है, लो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आप देखते होगे आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक ही दो प्लेस होंगे जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन बना होगा, वहीं पे आपको उतरना है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बाई रोड या अदर मीट से अपने घर तक आओगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या थोड़ा सा कम कर देता है, कुछ सर्कुलर कुछ फिक्स रूट से ही या कुछ फिक्स लोकेशन से ही होकर जाती है, ठीक है, हर लोकेशन पे नहीं जा सकती। जैसे मैंने बताया कि आप बाइक चला रहे हो, बाइक जाओ घर तक चले जाओ, कार है आपके घर तक लेके चले जा रहे हो, लेकिन ये उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं ना, ये किसी कस्बे किसी शहर तक छोड़ेगी आपको, तो वहां से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। देखिए कि बोला गया रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस, आप देखते होगे इनकी ट्रैक की मेंटेनेंस करनी है, रेलवे की मेंटेनेंस करनी है, सिग्नल है उसकी मेंटेनेंस करनी है, सबकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, छोटे डिस्टेंस के लिए आपकी सुटेबल नहीं है। क्यों साथियों, आपको पता होगा, एक आपकी सुपर फास्ट ट्रेन होती है, ठीक है, एक आपकी पैसेंजर होती है। आप किसमें बैठना पसंद करते हो, सुपर फास्ट में ना, जल्दी से पहुंच जाना। पैसेंजर क्या होती है, हर जगह रुकती है, टाइम लगती है, तो सेम चीज वही है, पैसेंजर क्या होती है, हमारी कॉस्टली पड़ जाती है, हर जगह रुक रही है, टाइम ले रही है, लेट हो रही है अलग से। तो ये हमारी चीज वही बोला गया यहाँ पे कि शॉर्ट डिस्टेंस अधिकतर सुटेबल नहीं है। यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहे हो, सुपर फास्ट पे बैठे आपने, हर टाइम हर स्टेशन पे कुछ फिक्स स्टॉपेज है, वही रुकेंगी और आपको टाइमली पहुंचा दे रही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादा प्रिफरेबल है हमारी जो रेलवे है, और शॉर्ट डिस्टेंस में थोड़ा सा सुटेबल कम है, ठीक है। इसके लिए आपको डेमो चलाई जाती हैं, डेमो जो होती है ट्रेन वो चलाई जाती हैं, तो इस प्रकार से उनको थोड़ा सा चीजें किया गया है ओवरकम करने के लिए। चलो यहाँ थोड़ा सा इन्हीं तीनों के बेस पे वहां पे थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं, कॉस्ट, कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, और बेस्ट किसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो रेलवे की बात करें तो इसकी स्पीड क्या मीडियम है, ठीक ठाक है, एज कम्पेयर टू द एयरवे, क्योंकि एयरवे क्या हमारी इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, उसमें और कम टाइम लगता है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, काफी लो है, ठीक है। एक आम इंसान भी रेल से आजकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लेकिन वही इंसान क्या कर रहा है, एयरवे से ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब कैपेसिटी क्या इसकी हाई है, काफी ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा, जितने डिब्बे जितने आपके पास बोगीज है उतना आप पैसेंजर ले जा पा रहे हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हाँ थोड़ा सा लो है, जैसे मैंने बताया कि आपके सिटी में कुछ ही स्टेशन है, कुछ ही लोकेशन इसको कनेक्ट करेगी, अदरवाइज मूव कर जाएंगी। तो यहाँ पे किसके सूटेबल, बल्क गुड होगा, जब काफी ज्यादा मात्रा में सामान है आपके पास और लॉन्ग डिस्टेंस है। एयरवे की बात करें, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, देखते हो इमरजेंसी में इसका यूज करते हो आप, ठीक है, पैसेंजर्स के लिए अधिकतर यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप इंटरनेशनल आप फ्लाइट भरते हो तब भी इसका यूज करते हो आप। इसकी कॉस्ट क्या है, काफी हाई है, ठीक है। टिकट आप देखते ही हो, मेंटेनेंस टिकट, इसका एयरक्राफ्ट जो होता है उसकी मेंटेनेंस देखोगे अभी आगे चल के जब एयरवे पढ़ोगे तब, तो उसकी वो भी सारी चीजें हैं। कैपेसिटी थोड़ा सा लो है, क्योंकि इसमें एयरवेज में लगभग 200-250 ऐसे पैसेंजर जाएंगे, लेकिन ट्रेन में क्या था हमारे पास लाखों पैसेंजर, हजारों पैसेंजर तो पक्का जा रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या इसकी मीडियम है, मीडियम मतलब इसलिए है, देखिए इसको लो था, मतलब कुछ फिक्स रूट है, लेकिन आजकल एयरवेज का है, जैसे आपका हेलीकॉप्टर है, कहीं भी हम उतार ले रहे हैं, ठीक है, कुछ आपके पास एयरपोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी आ जा रही है, लोग हर जगह एयरपोर्ट बन जा रहे हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपका यहाँ पे थोड़ा मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। पैसेंजर के लिए, इमरजेंसी के लिए और जो हाई वैल्यू गुड्स हैं उनके लिए आपकी ये एयरवेज प्रीफर किया जाता है। अगर हम बात करें वहीं पे वाटर वेज की, जो आप जल से हमारा रास्ता है, वहां पे क्या आपकी स्पीड तो काफी कम ही है, आप देख पा रहे हो कितने, जब आप कोई शिप चलती है तो कम से कम महीने, 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने में, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा आपका इसमें स्पीड कम होती है, कॉस्ट काफी कम होती है, लेकिन ठीक है, कॉस्ट आपकी एयरवे रेलवे से काफी ज्यादा कम होती है। अब कॉस्ट कैसे देखोगे, अब मान लीजिए आप क्या करोगे, एक फिक्स अमाउंट का गुड्स लोगे और उस गुड्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाना है, तब भी तो तीनों में कंपेयर करोगे, तो उस केस में आप देखोगे, तो जब आप यहाँ बात करो वाटर वेज में, तो उतने ही कॉस्ट में क्या करोगे, और ज्यादा आप गुड्स क्या कर पाओगे, इंपोर्ट कर पा रहे हो, एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपका वाटर वे का जो कॉस्ट है काफी ज्यादा कम है, ठीक
ठीक है। इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा हाई है। मीट्रिक टन देखो कितने, आपने पुष्पा वाली मूवी देखी होगी सब, उसमें स्टार्टिंग क्या किया था वो पुष्पा 2 में कंटेनर, और एक शिप पे कम से कम 10-20-50 कंटेनर ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे इसकी कैपेसिटी हाई है, फ्लेक्सिबिलिटी लो है, क्योंकि साथियों ये वही रुकेंगे जहां पे आपका पोर्ट होगा, वहीं पे आपका सामान क्या होगा, उतारा जाएगा, ठीक है, वहीं से आपका बाहर जाएगा। तो इसलिए साथियों यहाँ पे क्या होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लो है। ये अधिकतर यूज किया जाता है किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए, और जब आपको हैवी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तब आप क्या यूज करते हो, वहां पे वाटरवेज यूज करते हो, ठीक है। ये बेसिक्स है, इतनी हमको समझ होनी चाहिए ताकि हम थोड़ा सा रेलवे को इंटरेस्टिंग बना पाए आगे बढ़ने के लिए। हम यहाँ पे बात करते हैं, एक वर्ड आता है आपका रेलवे गेज, ठीक है। अब यहाँ से आपका थोड़ा टेक्निकल टर्म, टेक्निकल चीजें आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। रेलवे गेज, तो मैं यहाँ बताया था जो आपकी लोहे की पट्टी होती है इसको क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं, ठीक है। रेल, इसको क्या बोलते हैं हम, रेल बोलते हैं। अब ये जो रेल है दोनों, चाहे ये वाली बात करें चाहे ये वाली बात करें, ये दोनों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या है, वो हमारी कहलाती है गेज, दूरी, ठीक है। दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी कहलाती है क्या, रेल, सॉरी वो कहलाती है हमारी गेज। और ये कहां से होती है, अंदर से अंदर की दूरी होती है, अंदर से अंदर की दूरी होती है, वो हमारी रेलवे गेज कहलाती है। ना कि हम कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं बाहर से बाहर की दूरी, नहीं, बाहर से अंदर की दूरी नहीं, क्या होती है हमारी अंदर से अंदर की दूरी। दो पटरियां हैं, इसके अंदर से इसके अंदर की जो बेस की डिस्टेंस है वो हमारी गेज कहलाती है। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं। रेलवे गेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स ऑफ द रेलवे ट्रैक सिस्टम, इट डायरेक्टली अफेक्ट द स्टेबिलिटी, स्पीड, लोड कैपेसिटी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड सेफ्टी। अभी हम इस सब पर बात करेंगे, कैसे आपकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है, कैसे स्पीड आपकी डिफाइन होती है, कैसे आपकी लोड कैपेसिटी डिफाइन होती है, कैसे आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे डिपेंड करती है, और कैसे इसकी सेफ्टी बढ़ती है सिर्फ गेज को कम ज्यादा करके। तो ये भी हम बात करेंगे आगे चलते हुए, ठीक है। लेकिन होता क्या देखिएगा, the clear distance between the inner face, ठीक है, the inner face of the two running rails measured 14 mm below of the top of the rail। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक वर्ड बोला गया है, ठीक है। सबसे टॉप पे नहीं मेजर करते, उसको 14 mm नीचे पर, ठीक है। जैसे आपकी रेल है, ठीक है, ऐसे कुछ रेल बनी होती है, ठीक है, इसको हम यहां पे नहीं मेजर करते, यहां से आपकी ये 14 mm नीचे नापी जाती है, ठीक है। ऐसे रेल आपकी होगी तो यहाँ पे ये 14 mm नीचे मापी जाती है। क्यों साथियों, जब आपकी ट्रेन आती है, रेल आती है ना, तो बगल बगल की थोड़ा सा चट जाते हैं, थोड़ा घिस गए होते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे नहीं मेजर करते। अगर वहां पे मेजर करेंगे तो थोड़ा आपको कम या ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अलग अलग जगह पे। इसलिए क्या है, थोड़ा सा 14 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर 14 mm, ठीक है, 14 mm नीचे मेजर करते हैं। और क्या होता है हमारा इनर टू इनर होता है, अंदर से अंदर की डिस्टेंस होती है, ओके। ये किस में मेजर की जाती है, हमारी एमएम में मेजर की जाती है। और कैसे यूज मेजर करने के लिए हम यहाँ पे ट्रैक गेज या वर्नियर गेज का हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवलर भी लगा होता है जिसका हम लेवल भी होना जरूरी है, तो उसके हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं, हमारा रेलवे गेज। और रेलवे गेज क्या ध्यान दीजिएगा, फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अंदर से अंदर की जो डिस्टेंस है, लेकिन 14 mm टॉप सरफेस जो हमारा है उससे 14 mm नीचे की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ताकि दोनों हमारा फिक्स रहे, ओके। अब देखिएगा, रेलवे गेज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस हो गया आपका टू रेल्स, इट डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द ट्रैक एंड द टाइप्स ऑफ व्हीकल दैट कैन बी यूज इट, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड गेज 1435 mm। देखिए थोड़ा सा बताते हैं इसको, ठीक है। ये आपका देखिए, अब ये अगर ये आपका इतना, अगर यही आपका कम होता तो जो आपकी ये बैलास्ट वाली सिस्टम है ये थोड़ा सा और कम हो जाता, ठीक है। जब आप ये पटरी अगर कम चौड़ी कम होती तो आपका जो नीचे वाला कंपोनेंट वो भी कम हो जाते। तो वही बोला गया कि ये डिसाइड करता है आपका कि जो विड्थ होगी व्हीकल की या ट्रैक की, और जो किस टाइप की व्हीकल यहाँ पे चलेंगी वो यहाँ पे बताती है, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपकी ट्रेन, आपकी बोगी सब बनती है, क्योंकि इसी पे आपका क्या चलेगा, इस पे आपके पहिए चलेंगे। जब पहिए चलेंगे, जब पहिया हमारा इतना है तो सामान के हम इतना डाल देंगे क्या, नहीं ना। तो पहिए के हिसाब से आपकी बोगी बनेगी, बोगी के हिसाब से आपकी क्या बनेगी, उसकी कैपेसिटी डिफाइन होगी, और इसी के हिसाब से आपकी वहां पे स्पीड डिफाइन होती है, ठीक है, स्पीड डिफाइन होती है। आगे बात करते रहेंगे, ठीक है। और जो देखिएगा लगभग तीन टाइप्स की रेल आप पढ़ोगे अभी आगे चल के, लेकिन होती चार टाइप्स में बता दे रहा हूँ। एक अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, 3 अभी आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है वो यूज की जाती है हमारी क्या, स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। ये खासकर यूज की जाती है हमारे मेट्रो में। किसकी, हमारी जो मेट्रो में यूज की जा रही है वो आपकी यूज करिए कौन सी, स्टैंडर्ड गेज, जो आपकी 1435 mm की होती है, 4 फीट 8.5 इंच, ठीक है। इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होती है, 4 फीट 4.5 इंच, 4 फीट 8.5 इंच होती है, मोस्ट कॉमन टाइप है।
बट ये रेलवे की नहीं बात करी, ये हमारी मेट्रो में यूज होती है। बट यहाँ पे चीज को क्या बोला गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज बोला गया, क्योंकि ये इंटरनेशनली यही फॉलो की जा रही है। तो हमारी क्या होगी यहाँ पे 435 हमारा यहाँ बोला गया, इसलिए कॉमन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड गेज है, क्योंकि हमारी लगभग वर्ल्ड वाइड की बात करें, वर्ल्ड वाइड इंडियन की नहीं बात करें, अभी हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये लगभग 60% जो आपकी रेल गेज है वो आपकी इस वाली यूज की जा रही है, जो 1435 mm की है, ये वाली यूज की जा रही है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे दिए हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड गेज दे दिए हैं। ठीक है, वाइल अदर गेज आइदर ब्रॉडर और नरोवर, और उसके साथ दूसरे भी गेज है, मतलब दूसरे टाइप्स की भी आपकी रेल डिस्टेंस मिलेंगे, जिससे या तो ज्यादा होंगी या तो कम होंगी। इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि साथियों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका गेज है। तो गेज को आपको इसीलिए डाला गया है कि आप गेज में बहुत सारी चीजें कैपेसिटी यहाँ पे ध्यान देनी होती है। देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी गेज की। पहली चीज हमारी क्या, इंश्योर स्टेबिलिटी। ठीक है, कैसे देखिएगा, वाइडर गेज मोर लिटिल स्टेबिलिटी और नरोवर गेज लेस स्टेबल। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक चक्रोट खड़ंजा है, ठीक है, हमारे यहाँ गांव में चक्रोट बोलते हैं, आप एक खड़ंजा बोलते होंगे। ठीक है, आप गांव में रहने वाले थोड़ा सा ज्यूम करिए, आपके पास एक क्या है, खड़ंजा है, और एक आपके पास एक छोटी सी पगडंडी पतली सी, तो आप किस पे ज्यादा आसानी से जा पाओगे? तो खड़ंजे पे आप तुरंत आंख मूंद दौड़ते हुए चले जाओगे, लेकिन पगडंडी जाओगे तो ऐसे हिलते डुलते रहोगे ना। जब पगडंडी पे जाओगे, पतला सा रास्ता, हिलते डुलते जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो वहां पे क्या आपकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि आप क्या रहो, मूवमेंट हो रही है आपकी, इधर उधर मूव कर रहे हो, तो आपकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों स्टेबिलिटी कम है? क्योंकि वहां पे जो आपका रास्ता है वो क्या है, पतला है। तो रास्ता पतला मतलब ट्रेन के हिसाब से क्या होगी, आपका जो गेज है वो कम है। तो जब आपकी गेज कम होगी तो क्या होगी, आपकी हाइट ज्यादा है, तो आप इधर उधर इधर उधर मूव करते रहोगे, नहीं करते रहोगे, तो क्या होगा उस टाइम में, उस केस में आपकी क्या होगी, जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी नारो गेज में। और वहीं पर अगर वाइडर गेज है, मैंने बताया आपका खड़ंजा है, आपकी उतनी हाइट है, उतनी चौड़ाई, आप क्या हो, भागते चले जा रहे हो, तो वहां पे क्या होगी आपकी, ये हमारी ब्रॉड गेज में हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इस बात से आपकी स्टेबिलिटी डिफाइन हो गई। अब डिटरमाइन द स्पीड, वहीं पे फिर बात आती है, जो वाइड गेज होगी उस पर ज्यादा हाई स्पीड होगी, क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हम ज्यादा स्पीड भर सकते हैं। ठीक है, गांव की आपकी काली रोड हो गई, ठीक है, और हाईवे चले जाते हो, तो हाईवे चले जाते हो आप इतनी स्पीड भगा लेते हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास काफी ज्यादा स्पेस भगाने के लिए। लेकिन जब वहीं पे आप गांव वाली में होते हो, तो कहीं पे सामने आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, नहीं भगा पाते हो। तो जितना ज्यादा है आपके पास स्पेस, ठीक है, गेज आपके पास, उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि आपको लिटरल स्टेबिलिटी मतलब कि आप इधर उधर नहीं लुढ़क रहे हो आप, और आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल गया है। जब ज्यादा स्पेस मिल गया तो आप ज्यादा लोड भी कैपेसिटी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आगे मैं बताऊंगा कि जो आपके ब्रॉडर गेज होते हैं, जो आपके चौड़े ब्रॉड गेज होंगे, इनकी आपकी लोड कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो पहले मैं बात करूं यहाँ पे स्पीड की, तो इनकी स्पीड क्या होगी, ये लेस होगी। ठीक, इनकी स्पीड क्या होगी, लेस होगी, इनकी स्पीड आपकी हाई होगी। तो समझ लो जो भी आपकी सुपर फास्ट ट्रेनें होती है किस पे चलेंगी, वो आपकी ब्रॉड गेज पे चलेंगी, मीटर गेज पे चलेंगी, जो आपके चौड़े वाले हैं। ठीक है, और इस पे क्या चलेंगे, आपकी स्पीड क्या होगी, काफी कम होगी। ठीक है, अगली बात करते हैं कैरी हैवी लोड्स। ठीक, वही बात करा कि अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये ज्यादा हैवी, आपके पास स्पेस काफी ज्यादा मिल गया, इसकी जो बोगी होगी वो थोड़ा बढ़ा सकते हो आप, इसमें आपकी कैपेसिटी भी ज्यादा आ जाएगी और काफी ज्यादा पैसेंजर भी ट्रेवल कर पाएंगे, और जो आपका सामान है, लगेज है, वो भी ज्यादा आप इसमें कैरी कर पाओगे यदि आप ब्रॉड गेज पे यूज करोगे तब। ठीक है, और वहीं पे देखिएगा सुटेबल फॉर द हैवी फ्रेट ट्रेन्स। ठीक है, जो आपकी हैवी फ्रेट्स है, जो जिसमें आप ज्यादा, जैसे आपकी मालगाड़ी हो गई, ठीक है, जहां पे आप कोयला जा रहा है, जिससे आपका आयरन जा रहा है, लोहा जा रहा है, तो वहां के लिए आप यही यूज करोगे, क्या आप वहां पे यूज करोगे, ब्रॉड गेज। ठीक है, नारो गेज छोटे डिस्टेंस के लिए या छोटे अमाउंट के किराए, छोटा अमाउंट का यदि आप सामान ढो रहे तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये भी यूज होती है, मैं बताऊंगा, ये भी यूज होती है। ठीक है, देखिए कभी कभी कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी के अंदर भी क्या होती है, ट्रेन बिछी होती है, तो वहां पे ये ब्रॉड वाली नहीं होती, वो छोटी होती है। सिर्फ क्या करना उनका काम, कि जो कंपनी के अंदर से बाहर रेलवे स्टेशन बना होता है उनका, ठीक है, वहां तक सामान लाना काम होता है, तो वो थोड़ी सी ये थोड़ी सी पतली वाली होती है, मतलब कि आपकी ये हो सकती है मीटर गेज या तो आपको नारो गेज, ये ऐसी बिछी होती है। ठीक है, चलो अगला आपका आता है रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कास्ट। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी नारो गेज है वो लो कास्ट और यूड इन हिली एरिया। जो नारो कास्ट मतलब किसमें आपकी जो नीचे आपकी जो विड्थ होगी परमानेंट ट्रैक की, वो क्या होगी, वो भी कम होगी। तो जो आपकी वो कम होगी तो आपके जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होगी वो भी कम होगी, और इसलिए इसको हम अधिकतर हिली एरिया में ये भी यूज करते हैं, किसको, नारो वाले की। तो एक ये था कि कास्ट कम पड़ती है, एक दूसरी कास्ट चीज ये होती है हिली एरिया में यूज करने का, क्योंकि हिली एरिया में हमारे पास स्पेस भी कम होते हैं। यदि हमको बड़ा ब्रॉड गेज लेना होगा, क्या करेंगे, हम काफी ज्यादा जगह को समतल करेंगे, उसमें ज्यादा हम बिछाएंगे ट्रैक को, रेल को। ठीक है, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा कम जगह लें,
ठीक है, कम समतल करना पड़ेगा और वहां पे हम कर पाएंगे। और साथ में वहां पे देखिएगा हिली एरिया में आपके पैसेंजर भी कम रहते हैं, तो इसलिए वहां पे ये प्रिफरेबल हो जाती है। क्या करते हैं हम, नारो गेज जो हमारे हैं इनको हम हिली एरिया में यूज करते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज हो गया आपका। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, अगर हमारे पास देखिएगा यूनिफॉर्म गेज हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए जितने भी इंडिया में हैं हमारे पास रेल, अगर उनके पास एक ही साइज का, चाहे वो तो ब्रॉड गेज हो, चाहे आपका मीटर गेज हो, चाहे आपका नारो गेज हो, यदि वो एक ही टाइप्स के गेज हैं तो हाँ ध्यान दीजिएगा वो क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ गेज। हमारे ब्रेक ऑफ गेज साथियों क्या है कि हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम एक ही पैरामीटर को लेके चलेंगे। ठीक है, एक ही स्टेशन है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए एक स्टेशन आपका प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन है आपका, इस साइड आपकी क्या है, नारो गेज है, इस साइड आपका ब्रॉड गेज है। तो अब मान लीजिए कोई पैसेंजर यहाँ पे आया या कोई ट्रेन इधर खड़ी है तो वो इस वाले गेज पे नहीं जा पाएगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और यदि कोई पैसेंजर आया और उसको जाना है मान लीजिए आधे दूरी के बाद, आधे दूरी बाद उसको ये वाली ट्रेन मिलनी है, तो फिर वहां से ये बदलेगा, तो ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ब्रेकिंग गेज हो जाएगा आपका। और ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका है दिल्ली है, ठीक है, और मैं यहाँ लेता हूँ प्रयागराज, ठीक है, ये आपका है DLI दिल्ली, यहाँ पे है आपका प्रयागराज PRG, ठीक है, बीच में आपको पड़ता है लखनऊ। ठीक है, अब यहां से यहां तक आपकी क्या थी, नारो गेज है, एज्यूम कर रहे हैं, है नहीं, ठीक है, और यहां से आपकी क्या है, ब्रॉड गेज है। अब जो पैसेंजर यहां से यहां तक गया, ठीक है, जो पैसेंजर यहां तक गया, उसको जाना था दिल्ली, तो अब क्या करेगा, वो तो एक तो सामान बदलेगा, अपना खुद ट्रेन बदलेगा, ट्रेन बदलने के साथ और ये क्या करेंगे, रेलवे वाले क्या करेंगे, इससे जो सामान गया था उसको भी उतार के उस वाले गाड़ी पर रखेंगे, क्योंकि अब वो गाड़ी आगे जा नहीं सकती है, और साथ में इसका इंजन भी अलग होगा, इसका भी इंजन अलग होगा, तो कई सारा ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये बोला गया यहाँ पे, देखिए क्या बोला गया, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम से हो जाती है, और साथ में डिलेज इन ट्रेन। अब क्योंकि रेलवे को खुद इसका सामान इस पे बदलना है, क्या करेगा, वहां से स्टॉपेज ज्यादा हो जाएगी, 15 मिनट या फिर 30 मिनट कर देंगे कि यहाँ पे गाड़ी 30 मिनट रुकती है। क्यों रुकती है, उसका कारण यही होता है कि अब वो क्या करेगी, एक गेज से दूसरे गेज पर जाने वाली है, उनका सामान हैंडल करने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वहां पर थोड़ा सा ये भी दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं कि गेज का क्या इफेक्ट हमारे रेलवे में। ओके, अब चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेज की। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे ही दिया था, एक्सप्लेन करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं तब भी जो भी आएगा आपको मैं बताता चलता हूं। देखिएगा, अब यहाँ पे लगभग अपने इंडिया में 3 या 4 टाइप्स के, ठीक, अलग अलग टाइप्स का आपको गेज यूज होती हैं, आपको भी नाम याद हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। क्या रखना है ना, इसकी साइज आपको याद रखनी है, जितनी भी मैं गेज बताने वाला हूं एग्जाम में आपको ये लिख के आने ही आने हैं। एक तो आपका डिफिनेशन हो गया, कौन सा डिफिनेशन था, इनर फेस की डिस्टेंस और टॉप से 14 mm बिलो की, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे होगी नीड के इंपॉर्टेंस गेज की, वो मैं बता दिया। अब कितने टाइप्स के गेज हैं वो देखिएगा। यहाँ पे आपका पहला आता है आपका ब्रॉड गेज, BG, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, दो गेज के बीच की डिस्टेंस जो हमारी है, दो रेल के बीच की, वो हमारी क्या है, 1676 mm, 1676 mm। देखिएगा, ये सब चीज आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चीजों को याद करने वाली चीज है, ठीक है। इनका लगभग जो इंडिया में लगभग 92% ऑफ टोटल रूट है, उसमें हम ब्रॉड गेज यूज कर लिए हैं, ठीक है। 92% हमारी जो इंडियन रेलवे में हमारी जो रेलवे है उसमें 92% जो गेज है हमारी ब्रॉड गेज है, और जो नहीं है उनको हम ब्रॉड गेज में चेंज भी कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं मैं आपको पता चलेगा, ठीक है। जो अभी नहीं है उनको भी हम चेंज कर रहे हैं, किसमें, ब्रॉड गेज में, ठीक है। और ये आपकी काफी ज्यादा यूज की जानी कौन सी, ब्रॉड गेज में। और इसको मैं डिसएडवांटेज बता दिया था, क्योंकि हमारी जो ब्रॉड गेज है इसमें हम हाई स्पीड की ट्रेन चला सकते हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी होती है आपकी, लेटरल स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, आराम से कंफर्ट होते हुए चले जाओगे। यहाँ पे आपकी हैवी लोड्स की कैरी कैपेसिटी मिल जाती है, काफी ज्यादा सामान यहाँ पे ले जा सकते हो, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में ले जा सकते हो। और साथ देखिएगा, सेफ फॉर पैसेंजर एंड फ्रेट, ठीक है, तो पैसेंजर के लिए सेफ भी होती है, स्टेबल है आपकी, ये डिरेलमेंट इसकी नहीं होगी, मतलब कि ये काफी ज्यादा पटरी से जल्दी उतरेगी नहीं, क्योंकि आपके पास काफी स्पेस है और इसमें काफी ज्यादा चीजें भी की जाती हैं। भी आप पढ़ोगे तो वहां पे कोनिंग ऑफ व्हील भी पढ़ोगे, तो सब कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर ट्रंक रूट्स, ठीक है, हाई ट्रैफिक रूट जो हमारी होती हैं, या जो हमारे मेट्रो कॉरिडोर्स हैं इन सब स्टेट, उनके लिए भी हम यहाँ पे ब्रॉड गेज हम यूज कर रहे हैं। अब मेट्रो गेज की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे है दूसरा स्टैंडर्डाइज गेज, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज, या फिर इसको बोलते हैं मेट्रो गेज, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, मेट्रो गेज भी बोलेंगे। ये अधिकतर यूज की जाती है मेट्रो में, ठीक है। कहां पे अधिकतर आपको मेट्रो में यूज की जाती है। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है दो गेज के बीच, इसका जो गेज लेंथ होती है, गेज डिस्टेंस होती है आपकी 1435 mm, कितना, 1435 mm।
और ये लगभग वर्ल्ड की बात करें, या तो हमारे इंडिया में 92% रेल इसकी थी, लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि टोटल वर्ल्ड वाइड लगभग 60% जो रेल गेज है वो यही फॉलो की जा रही है, जो हमारी स्टैंडर्ड गेज है जिसकी है 1435 mm। ठीक है, इन इंडिया में मोस्टली यूज की जा रही किसके लिए, हमारी मेट्रो के लिए। देखिए आपको दिल्ली मेट्रो हो गया, बैंगलोर मेट्रो हो गया, और एयरपोर्ट जो भी मेट्रो आते हैं उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कौन सा, स्टैंडर्ड गेज। इसलिए हम इसको यहाँ पे नाम दे दिया किसका, मेट्रो गेज। कभी भी एग्जाम में ऐसा कम्युनिटी एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज में पूछ करके मेट्रो गेज की डिस्टेंस को लिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको यही लगाना है। ठीक है, चलो इसके एडवांटेज क्या देखिएगा, इंटरनेशनल कंपेटिबिलिटी। अब ये देखिएगा क्योंकि लगभग 60% ऑफ वर्ल्ड वाइड रेलवे क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गेज, तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बात कर पाओगे। ठीक है, हायर स्पीड देन नारो गेज। अभी मैं आगे इससे भी छोटे जो गेज है उससे ज्यादा आपकी यहाँ पे स्पीड होगी, लेकिन इससे कम हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रॉड गेज से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके, चलो ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड गेज। अब इसके बाद आपकी आती है मीटर गेज। मीटर क्या होता है, एक मीटर में कितने हो जाते हैं, 1000 mm, तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कितना, मीटर गेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मीटर गेज। इसको डिनोट करते हैं mg से। देखिए इसको भी ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बीजी लिखा होगा ब्रॉड गेज, एसजी लिखा होगा स्टैंडर्ड गेज, और आपका mg लिखा होगा मीटर गेज, और ng लिखा होगा आपका नारो गेज। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो गेज होती है डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, 1000 mm होती है। ठीक, कितना, 1000 mm। ये पहले इंडियन रेलवे में यूज किया जाता था, बट इसको अब क्या कर रहे हैं, इसको भी हम ब्रॉड गेज में चेंज कर दे रहे हैं, ताकि हमारे जो टोटल इंडियन जो हमारे विद इन द कंट्री हमारे पास गेजेज हैं रेलवे की, वो क्या हो, सेम हो, ताकि हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए कि किसी भी रेल के लोकोमोटिव को किसी दूसरे रेल पे चलाया जा सके। ठीक है, इन इमरजेंसी केसेस, तो इसलिए हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और कई सारे जो बेनिफिट्स है हम उसको बात करेंगे, वो भी हमको मिलती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास पहले इसकी यूज की जाती थी मीटर गेज की, बट आप क्या करें, सबको हम ब्रॉड गेज में, मतलब कि जो आपका 1672 था आई थिंक, हाँ 1676 mm वाली जो गेज है उसको वहां पर उसमें हम चेंज कर रहे हैं। अगली बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये हम हमारे क्या कंस्ट्रक्शन में चीप पड़ते हैं, क्योंकि साथियों क्या है कि अब क्या हमारे पास ये कम हो गई। ठीक है, डिस्टेंस कम हो गई, तो हमारा जब रेलवे ट्रैक बनाएंगे हम, तभी हमको वहां पे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा और हमको कॉस्ट भी बच जाएगी। ओके, जो हमारे पास मॉडरेट्स का उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, काफी ज्यादा हाई नहीं। जैसे हमको अगर हमारा ब्रॉड गेज है, ठीक है, अगर हमारा ब्रॉड गेज है, जब हम टर्न करेंगे ना, इसमें मुझे ज्यादा रेडियस जरूरत पड़ेगी। अगर वहीं पर अगर हमारा mg है उससे कम है, ठीक है, mg है, तो उसको अगर टर्निंग करने के लिए हम थोड़ा सा और तीखे कर्व दे सकते हैं। तो यहाँ बोला गया क्या कि जो हमारे मॉडरेट कर्व उनके लिए सुटेबल हमारे पास ये है। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है हमारे पास, जो भी अभी चल रहे हैं, हम क्या एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, प्रोजेक्ट यूनी गेज के नाम से, जहां हम क्या करते हैं, इसको भी हम हटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम हटाकर क्या कर रहे हैं, इसको हम बीजी में चेंज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट यूनी गेज जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या है कि सभी को ये बोला गया इसके अंदर कि जो विद इन द कंट्री हमारी जो रेलवे गेजेज है वो सब एक डायमेंशन की हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की ना हो। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे पास नारो गेज। नारो गेज में आपके पास दो डायमेंशन मिलती हैं, आपकी दो गेजेज मिलती हैं, एक आपका 762 mm, एक होता है 710 mm। और जो आपका 762 है इसको बोलते हैं क्या, फीडर गेज। इसको क्यों बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूं। इसको इसलिए बोलते हैं साथियों कि ये अधिकतर आपकी जो विद इन द इंडस्ट्री है, ठीक है, जो विद इन द इंडस्ट्री है उसमें हम इसको यूज करते हैं, विद इन द इंडस्ट्री। क्योंकि साथियों देखिएगा, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया से एक जुड़ी हुई आपकी ट्रेन कनेक्टिविटी बनी होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, इंडस्ट्री है कोई, मान लीजिए कपड़े की किसी भी फैक्ट्री है, इसके अंदर क्या होगी काफी ज्यादा, या फिर ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, आपकी ऑयल रिफाइनरी है, तो यहाँ से भी जो ऑयल के टैंकर आएंगे वो इधर इस पे आने होंगे। तो इसके अंदर देखिएगा, अगर हम इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस नहीं होगा, ये आपकी क्या है, बीजी है, ब्रॉड गेज है। अब इंडस्ट्री के अंदर तो उतना स्पेस नहीं है कि हम ब्रॉड गेज लगा पाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब बाय द ट्रेन हमारी स्टेबिलिटी मिलती है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे यहाँ से लाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे एनर्जी का यूज कर लेते हैं। कौन सी वाली की, 762 mm वाली की, और यहाँ पे खड़ी होती है, जब ट्रेन आती है तो उसको हम इससे अटैच कर देते हैं। ठीक है, टैंकर उठा करके इस वाले पर रख देते हैं, या अलग से इस पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और चली जाती है। इसलिए हमको यहाँ पे भी थोड़ा सा फीडर गेज बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री और रेलवे को कनेक्ट करती है। ओके, 610 mm की भी यूज होती है। अब ये दोनों, ये तो हमने बता दिया, लेकिन मोस्टली दोनों यूज होती है कहाँ पे, हिली एरियाज में। कहाँ पे, हिली एरियाज में। ठीक है, अब देखिएगा हिली एरियाज में कैसेगा, हिली एरियाज में क्यों यूज की जाती है, वहां पे स्पेस कम होता है, वहां पे पैसेंजर कम है। ठीक है, वहां पे हमको इतनी स्पीड की जरूरत भी नहीं है, इसलिए वहां पे हम हिली एरियाज पे इन नारो गेज का यूज कर रहे हैं। क्योंकि हिली एरियाज एंड माउंटेन रीजन हो गया, लाइट ट्रैफिक रूट जहां पे पैसेंजर की संख्या कम है, और टूरिस्ट रूट है वहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे आपकी एक हमारी बोला गया दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे है, वहां पे 610 mm वाली गेज यूज कर रहे हैं, और जो आपकी हमारी मुंबई में जो आपकी है मैथरन हिल रेलवे, वहां पे 762 mm वाली गेज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसे टाइप्स ऑफ गेज कितने पढ़े आपने, 4 गेज पढ़े। एक ब्रॉड गेज 1676 mm,
स्टैंडर्ड गेज 1432 mm, मीटर गेज 1000 mm, नारो गेज हमारा 2 होते हैं 762 mm, 610 mm। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कहाँ यूज किए जाते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके एडवांटेजेज हैं। अब यहाँ बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से फैक्टर सिलेक्शन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम गेज को सिलेक्शन करते हैं। आपने मोस्टली थोड़ा बहुत सब कुछ समझ लिया है, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक ओवरव्यू लेते हुए चले चल रहे हैं। पहली बात हमारी यहाँ देखिएगा, पहले हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा जो आपकी वाइडर गेज होती है, जो आपकी ब्रॉड गेज है, उनको कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको हैवी रेल की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जर्मनी की जरूरत पड़ती है, और आपको ब्रिजेज भी स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं, और देखिए जो अर्थ वर्क उसमें ज्यादा करने पड़ते हैं। इसलिए क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। सेम चीज जब आप नारो गेज करते हो तो वहां पर आपको जगह कम लेनी पड़ रही है। ठीक है, लाइट रेल्स यूज करनी पड़ रही है, आपके ब्रिजेज हैं वो भी थोड़ा सा क्या होंगे, जो चौड़ी इतनी बनाए थे वो आप कम चौड़ी बनाओगे, वहां भी पैसा बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी क्या होती है, वहां पर उसकी जो प्राइस होती है वो घट जाती है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट क्या होती है वो कम हो जाती है। पहले चीज आपका क्या फैक्टर हो गया, कॉस्ट कंसिडरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप ब्रॉड गेज की आप रेलवे ट्रैक बिछाओगे, रेलवे गेज बिछाओगे, तो क्या होगा, वहां पे आपकी कॉस्ट ज्यादा लगनी है। उसके बाद आती है आपकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन। मैंने फिर से बताया था यदि आपको ब्रॉड गेज है आप उस पर काफी ज्यादा स्पीड ले पाओगे, क्योंकि वो क्या करती हैं कि वो आपका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा प्रदान करते हैं, वहां पे आपके पास स्टेबल होते हो। ठीक है, जब स्टेबिलिटी होगी तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्पीड में और सेफली क्या करोगे, इसको रन करा पाओगे ट्रेनों को। इसके बाद यहाँ पे अगर नारो है, मीटर गेज है, थोड़ा सा इसमें आपकी स्पीड क्या होगी, लिमिट में रखनी पड़ती है, कंट्रोल लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लोअर स्टेबिलिटी मैंने बताया था कि आप पगडंडी में जाओगे तो हिलते डुलते जाओगे ना, तो वो चीज थोड़ी सी क्या होती है, वो आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए वहां पे आपकी जो अगर आप ज्यादा स्पीड रखो तो आपकी क्या होंगी, गाड़ियां क्या होगी, आपकी डिरेलमेंट हो जाएगी, पटरी से उतरनी चालू हो जाएंगी। ओके, अगला था आपका नेचर ऑफ टेरेन। ठीक है, आपका टेरेन मतलब कि आपकी जियोग्राफिकल टोपोलॉजी वो कैसी है, आपके प्लेन है या हिली एरियाज है, कैसी है। तो यदि आपकी हिली एरियाज है तो वहां पे आपको जगह कम मिलेगा, तो फिर वहां पे नारो गेज यूज करोगे। यदि आपका प्लेन एरियाज है, और साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए भी यूज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको निगोशिएट शार्प कर्व एंड स्टीप ग्रेडेड, काफी आपको तीखी ढाल और काफी ज्यादा कर्व देखने को मिलेंगे। मैंने बताया था भैया आपको जब ब्रॉड गेज है आपको काफी ज्यादा दूर चाहिए आपको मोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आपको काफी डिस्टेंस देना होगा। यदि आपकी यहीं पे आपकी नारो गेज है तो आप ऐसे आराम से इसको मोड़ लोगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस बच जाता है। तो इसलिए आपको जब हिली एरियाज हैं या फिर आपका माउंटेन रीजन है तो वहां पे क्या यूज करोगे, नारो गेज यूज करोगे। अगर वहीं पे आपके पास ब्रॉड गेज यूज करना है तो वहाँ पे आपको जेंटल स्लोप जाओ, जेंटल आपको कर देना पड़ेगा, इसलिए आपको काफी ज्यादा जमीन की काफी ज्यादा आपको फ्लैट जमीन की जरूरत पड़ेगी, फ्लैट ग्राउंड की। इसलिए आप क्या करोगे, वहां पे जो आपके प्लेन एरियाज है वहां पे आप क्या करोगे, ब्रॉड गेज यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रैफिक वैल्यूम या ट्रैफिक डिमांड। तो यदि आपके पास हैवी पैसेंजर है, हैवी रूट से आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो वहां पे आप यूज करोगे, आप वहां पे बीजी ब्रॉड गेज यूज करोगे। ठीक है, तो रूट्स हैवी पैसेंजर फ्रेट ट्रैफिक रिक्वायर ब्रॉडर गेज हैंडल इंक्रीज लोड एंड द फ्रीक्वेंसी। अगर वहां पे आपका जो एरिया है लो ट्रैफिक एरिया है, ठीक है, नारो गेज यूज करोगे, इससे आपका कंस्ट्रक्शन कार्ड भी कम हो जाएगा और मेंटेनेंस कार्ड भी कम हो जाएगा। एक्सल लोड या टाइप ऑफ फ्रेट। तो एक्सल लोड थोड़ा सा मैं वर्ड बताता हूँ, एक्सल लोड क्या होता है। ठीक है, एक्सल क्या होता है, जो धुरा बोलते हो ना, धुरा। अब कोई भी गाड़ी देखो, कोई भी बस देखो, कोई भी ट्रक देखो, कोई भी ट्रैक्टर देखो, क्या होता है, उसके दोनों पहिए लगे होते हैं, दोनों पहिए कनेक्ट करने लगे होता है, आपका धुरा होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सल। तो जो सारा लोड आता है, देखिएगा जो पूरा भी आपका व्हीकल है, पूरा लोड कहां पे आता है, वो आपके पहिए पे आता है, नहीं, पहिए से पहले आपका एक्सल पे आता है। ठीक है, एक्सल सबसे वीक पॉइंट होता है, क्योंकि पहिए और एक्सल सिर्फ आपके जो हमारे स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, तो उससे कनेक्ट होते हैं। तो अगर वो लोड को संभाल लेगा तो पहिए संभाल लेंगे, तो अगर वही टूट गया तो आपका लोड खत्म। तो इसलिए बोला जाता है एक्सल लोड, मतलब कि जो एक्सल लोड होता है टोटल आपकी व्हीकल का लोड होता है, टोटल आपके व्हीकल का लोड, उसमें आपके बोगी हो गई, उसमें आप पैसेंजर हो गया, और ट्रेन या फिर जो व्हीकल उसका खुद का सेल्फ वेट होता है उसमें, तो कुल मिला के इसलिए वहां पे एक्सल लोड कंसीडर किया जाता है। तो एक्सल लोड या किस प्रकार का आपका फ्रेट है, किस प्रकार का आपका सामान उसमें कैरी कर रहे हो, उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका ब्रॉड गेज होगा, जो आपका चौड़ा गेज होगा, तो वहां पे क्या करोगे आप, उस पर उसका कैरिंग कैपेसिटी हैवियर एक्सल लोड, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और उसको मेकिंग द सुटेबल फॉर द कोल, आयरन और सीमेंट एंड हैवी इंडस्ट्री के लिए, हैवी फ्रेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रॉड गेज यूज करेंगे। यदि हमारे पास, ठीक है, इतना हैवी नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ पैसेंजर याद करने हैं और कुछ लिमिटेड पैसेंजर हैं, तो वहां पर नारो गेज यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नारो गेज होते हैं वो हैवी लोड्स को सपोर्ट नहीं करते, और जहां पे देखिएगा यूज्ड वेयर फ्रेट डिमांड इज मिनिमल, तो जहां पे हमारे पास सामान का, जो हमारा सामान का व्यापार है, गुड्स का व्यापार है, वहां पे कम है, तो वहां पे हम यहाँ पे नारो गेज का हम यूज करते हैं। आगे हम यहाँ बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास जो रीजन है और हमको ये पता है
कि आगे चल के फ्यूचर में वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने वाली है या फिर वहाँ की ट्रैफिक इंक्रीज होने वाली है, तो वहाँ पे हम हर हाल में ब्रॉड गेज को प्रीफर करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अभी हमने नारो गेज बिछा दिया, आगे चल के कुछ साल बाद वहाँ पे फिर ब्रॉड गेज लगाएंगे, फिर हमको सारा वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन हो सकता है, आगे चल के यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रॉड गेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, नारो और मीटर गेज रिस्ट्रिक्ट द फ्यूचर स्पीड, ठीक है, अपग्रेड एंड लोड कैपेसिटी मेकिंग एक्सपेंशन डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर हम नारो गेज बना दिए तो आगे चल के उसका एक्सपेंशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, आपकी स्पीड अभी लिमिट में आ रही है, लोड कैपेसिटी भी आपकी लिमिट लग गई, उससे ज्यादा आप लोड नहीं कैरी कर पाओगे। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे डिपेंड करती हैं कि आप कौन कौन सा किस टाइप का आप क्या करोगे, रेलवे गेज बिछाओगे, कौन कौन से फैक्टर आपको डिपेंड करते हैं। आगे भी और है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी। साथ ही इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। कितने? 10 मार्क्स में। जब 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपको तो हेडिंग याद होनी चाहिए। यदि आप 4 पॉइंट लिख के सोच लो 10 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरे लगभग 10 पॉइंट तो याद करने पड़ेंगे। तो इसको पूरा हेडिंग वाइज पूरा आप नोट करिए, इसको याद करिए। ठीक है, चलिए देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का हो गया हमारा पास। क्या होगा, जब हमारा ब्रॉड गेज होगा तो वहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, इसमें मैं बता दिया था। ठीक है, जो एम्बैंकमेंट होंगे काफी ज्यादा वाइड चौड़े बनाने पड़ेंगे। जो हमारे टनल्स होंगे, अगर कहीं टनल्स भी कंस्ट्रक्ट करना पड़े तो हमको लार्ज साइज के टनल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिसका हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है और साथ में उसका बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, चाहे आप ब्रिज बनाओगे, चाहे एम्बैंकमेंट बनाओगे, चाहे आप टनल बनाओगे, उसकी भी मेंटेनेंस होती रहती है ना टाइम टाइम पे। तो इनिशियल कॉस्ट साथ साथ आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो नारो गेज ट्रैक्स इजियर टू मेंटेन एंड डिफिकल्ट टेरेन्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि छोटा ही है, आपका आराम से इसको मेंटेन कर पा रहे हो। आगे बात करते हैं यहाँ पे सेफ्टी कंसिडरेशन। और एक चीज तो और भी भाई, आपका ब्रॉड गेज आप काफी ज्यादा हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे, तो हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगी, आपके एक्सीडेंट होने के खतरा हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी स्लो में चल रही है, जब स्लो में चलेगा तो एक्सीडेंट कम होंगे। ठीक है, वैसे भी स्लो वालों की स्पीड कहाँ एक्सीडेंट होता है। ठीक है, अब अगर सेफ्टी के लिए, यदि आप सेफ्टी कंसिडर करते हो तो आप क्या यूज करोगे, ब्रॉड गेज यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिरेलमेंट की रिस्क कम होती है और आपकी जो हाई स्पीड रेल है उसको सेफ बनाती है। ओके, और नारो गेज में आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, मोर प्रोन टू वॉबलिंग एंड डिरेलमेंट। तो स्पेशली क्या होती है आपकी यहाँ पे कर्व और अनइवन ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे सेफ्टी कंसिडरेशन में क्या होती है, कम होती है, सेफ्टी थोड़ी सी कम मिलती है आपको। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रीजन, किस प्रकार का आपका इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत ही आप देख लिए कि मुझे ब्रॉड गेज तो बनाना ही बनाना है, बहुत अच्छा होता है ब्रॉड गेज हर जगह कि हर चीज में हमको क्या है, बेस्ट है। लेकिन क्या होगा, वहां उस रीजन की, उस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन स्टेट की हो सकती है या फिर उसकी कंट्री की हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंडस्ट्रियल रीजन इन्वेस्ट इन ब्रॉड गेज टू सपोर्ट फास्ट एंड हैवी ट्रांसपोर्टेशन। तो यदि आपके एरिया में, यदि आपकी स्टेट में क्या है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां पे आप ज्यादा ऐसा रीजन है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ब्रॉड गेज में, तब तो आप ब्रॉड गेज लगाओगे ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात होती है। इकोनॉमिकली वीकर रीजन, रिमोट एरिया जो होते हैं, ऑफन स्टार्ट विद नारो गेज एंड रिड्यूस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर रिमोट एरियाज हैं और कम पैसेंजर वाली एरियाज हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम नारो गेज वहां पे भी बनाएंगे, ताकि इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट कम रहे। फिर जैसे आप मान लगते हैं 8 से 10 साल बाद आपका वहां पे एक्सपेंशन होने लगा, लोग आने जाने लगे, काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, फिर हम उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमारी हो गई जो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी रेलवे गेज की कंसिडरेशन में अफेक्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं, किन किन चीजों को हम ध्यान देके इसको हम लेते हैं। अब बात आती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज, आपका एक वर्ड आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यदि आपका डिफरेंट टाइप्स के आपके पास गेज होंगे तो सेम आपको प्रॉब्लम आएगा। जब आपकी ट्रेन पट्टी जो पैसेंजर उनको बदलना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके जो बात सामान है, सामान जो आप लोड है उसको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाओगे। साथ में जो आपके लोकोमोटिव है वो भी नहीं चेंज करने पड़ेंगे, उनको आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे। इमरजेंसी में इसका लोकोमोटिव उसमें नहीं यूज कर पाओगे, तो बहुत सारी चीजें वहां पे डिफिकल्टीज आती हैं। इसलिए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें कि पूरे विद इन द कंट्री में हम क्या करें कि एक ही टाइप का गेज हम यूज करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज मींस यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड गेज थ्रू आउट द इंटायर रेलवे नेटवर्क ऑफ अ कंट्री। तो किसी कंट्री के अंदर जो भी आपका रेलवे नेटवर्क है, जितने भी आपके रेल्स हैं, जितने भी आपके पूरा रेलवे नेटवर्क है, जितने भी आपके रेलवे ट्रैक है, उसमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड गेज का हम यूज करें। ये चीज यहाँ पे बात होती है। तो व्हेन ऑल ट्रैक्स हैव द सेम गेज
ट्रेन्स कैन रन एनीवेयर विदाउट इंटरप्शन और ट्रांसशिपमेंट। मैंने बताया ना कि आपने क्या किया, लखनऊ में बैठ के प्रयागराज से दिल्ली जाना था, लेकिन क्या हुआ, लखनऊ में आपके पास वो ट्रैक थी नहीं, तो हमने चेंज किया सारा कुछ। अब क्या, आपका पूरा ट्रैक एक ही गेज का है, आपने गाड़ी रोकी नहीं, बस 5 मिनट का आपने रोका, हाँ पैसेंजर उतर गए, जो सामान लादना था लद गया, फिर आपने निकल लिया, बस इतना ही काम होता है। तो वहां पे काफी ज्यादा चीजें आपकी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो क्यों जरूरत है, वही बात किया गया, नीड फॉर द यूनिफॉर्म गेज। तो देखिएगा, यूनिफॉर्म गेज इंश्योर स्मूथ कंटिन्यूअस एंड इफिशिएंट रेलवे ऑपरेशन। ओके, इसमें मतलब कहीं रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस मतलब बराबर चलते रहना है, एफिशिएंट मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, और आपको ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं पड़ती है। विदाउट यूनिफॉर्मिटी द रेलवे नेटवर्क बिकम्स फ्रेगमेंट, एक अलग अलग पार्ट में टूटा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, जो हमारी प्रयागराज से लखनऊ गई थी, वही उसी ट्रेन को मैं आगे भी ले जा सकता था, लेकिन अब क्या मजबूरी हमारे पास कि उस ट्रैक का रेलवे, उसका गेज चेंज है, उसका पहिए का मॉडल अलग है, वहां पे अलग है, उस पर नहीं जा पाएगी, तो हमने वहां पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो पूरा टूटा टूटा लगता है, ठीक है। कॉजिंग डिले, आपकी डिले भी होती है, और साथ में इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट, आपकी कॉस्ट भी बढ़ा रही है। वही चीज कि आप हैंडल करना, पैसेंजर को हैंडल करना, ठीक है, और ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करवाना सेफ्टी के लिए, तो वो चीज आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं हम, यहाँ क्या है कि आप कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो गेज हमारा यूनिफॉर्म हो। अब क्या एडवांटेज क्या होंगे वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले हमारा एडवांटेज ये है कि हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एंड अनट्रीटेड मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। देखिए, अब आपके पास एक सीधी पूरी क्या है, एक समान लेंथ की आपके पास गेज है। अब क्या करोगे, बिना रुके हुए लंबे डिस्टेंस तक, बिना चेंज किए रेल को और बिना गुड्स को ट्रांसफर किए एक रेल से दूसरे रेल तक आप आराम से ट्रेवल कर लोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, और जो पर ट्रेवल टाइम है वो आपका सिग्निफिकेंटली क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि अब आपको हैंडल करना नहीं पड़ रहा सामान, बस ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी रेल पे चली जा रही है। तो ये चीज हमारी एडवांटेज होती है। अगला बात हो गया, नो ब्रेक ऑफ गेज प्रॉब्लम। तो देखिएगा, ब्रेक ऑफ गेज अकर्स व्हेन द टू डिफरेंट गेज सिस्टम मीट रिक्वायरिंग ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो ट्रांसशिपमेंट क्या होती है, मान लीजिए आपकी गाड़ी एक यहाँ पे खड़ी है, एक ट्रेन आपकी यहाँ पे खड़ी है, लेकिन इसकी गेज आपकी मान लीजिए MG है, इसका आपका BG है। अब क्या होगा, इससे सामान इस पे लाना है, या इस पे से इस पे लाना है, इस पे पैसेंजर इस पे जाएंगे, इस पे पैसेंजर इस पे जाएंगे, तो हमारी क्या होगी, ट्रांसशिपमेंट। जब दोनों चीज बगल बगल लगी हुई है, लेकिन तब भी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये चार्ज बढ़ जाएगा, जो गुड्स है हमारे पास बढ़ जा रही है, जिस कारण आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक, इसे बोलते हैं नो ब्रेक ऑफ गेज प्रॉब्लम। जब आपकी सारी कुछ सेम रहेंगी दोनों की, तो आपको ये चीज नहीं परेशान होना पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, रिड्यूसिंग डिलेज एंड ऑपरेशन डिफिकल्टीज। तो आराम से आपका, अब एक ही ट्रेन है, आपने 5, यहाँ पे आपको 30 मिनट लगते थे इधर से इधर सामान करने में, ठीक है, 30 मिनट का स्टॉपेज था, हमने उसको कम करके ना कर दिया, 5 मिनट कर दिया, 5 मिनट में आपके सारे सामान उतर गए, कुछ लोग बैठ गए, फिर आगे चले गए। देखिए आजकल 1 या 2 मिनट आपके स्टॉपेज है प्लेटफॉर्म पे, देखिएगा ट्रेन आती सिर्फ 1 या 2 मिनट की रुकती है, 5 मिनट बहुत मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे चल रही है आज की ट्रेन, इसलिए आपका जो है आजकल जो हमारी ट्रेन की डिले टाइम है वो काफी कम हो गई है, ऐसी कम हो रही है। लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, ठीक है, विच ओनली वन गेज हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, दे नीड स्लाइड रोलिंग स्टॉक, ठीक है, मेंटेनेंस टूल्स एंड स्टाफ ट्रेनिंग इज रिड्यूस। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले क्या थी, हमारे पास अलग अलग रेल थी, ठीक है, अगर हमको मेंटेनेंस करनी थी, उसमें जो हमारे पास अलग अलग टूल्स रखने पड़ते थे, अलग अलग इक्विपमेंट रखनी पड़ती थी। अगर हमारे पास पूरे विद इन द कंट्री में एक ही गेज है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो रोलिंग स्टार्ट होती है, जो ट्रैक बिछाना आपको, तो एक ही ट्रैक है, एक ही मशीन है, एक ही टाइप की मशीन है, हमने क्या किया, उसको बना दिया, उससे बनाते हुए चले जा रहे हैं। मेंटेनेंस टूल भी कम जरूरत पड़ेगी, और जो स्टाफ ट्रेनिंग है वो कम हो जाएगी, कि जो हमारे इस स्टाफ जो इस गेज पे काम करते हैं वही उस गेज पे भी काम कर लेंगे, उनको किसी अलग प्रकार से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर दूसरा गेज है तो उसकी स्पीड अलग है, उसकी सेफ्टी अलग है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस अलग चाहिए। अगर नारो गेज है तो उसके लिए आपके अलग पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। तो एक ही पर्सन है, चाहे उसको उस वाली ट्रेन में भेज दोगे, सॉरी, चाहे जिस पर ट्रेन भेज दो, दोनों की गेज समान है, तो दोनों को मेंटेन करके चलाएगा। तो ये बात होती है यहाँ पे। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट्स फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस। प्रोक्योरमेंट में, मेंटेनेंस में, ये सब चीज वहां पे आसानी हो जा रही है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। अब ये क्या है, रोलिंग स्टॉक क्या है साथियों, बता दो। जो आपका रोलिंग स्टार्ट बोलो कि जो लोकोमोटिव है उसको छोड़ के जो पीछे के सारे हिस्से होते हैं, लोकोमोटिव जो आपका इंजन है उसको छोड़ के पीछे के हिस्सा, सारा चीज, जो बोगी हो, चाहे आपका माल के लिए बोगी हो, चाहे पैसेंजर के लिए क्या हो, सभी क्या होता है, रोलिंग स्टॉक, जो आपके लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं ना, जिसमें आपके सभी पहिए लगे होते हैं, सभी क्या आपके रोलिंग स्टॉक है। इवन आपका इंजन भी रोलिंग स्टॉक में आता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग रखा, उसका आपका अलग कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो लोकोमोटिव हो गया आपका, हाँ देखो लोकोमोटिव आता है, ठीक है, लोकोमोटिव हो गया आपका, वैगन्स हो गया, जो आपके कोचेज हैं, ये कहीं भी यूज किए जा सकते हैं और किसी भी नेटवर्क में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है।
जैसे पैसेंजर है, पैसेंजर का टास्क प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिए, लोग यात्री हमको पढ़ाना था। जैसे अब देखो एग्जाम टाइम में या कुछ टाइम में क्या होती है, एक्सल ट्रेनें चलानी होती हैं, तो क्या करते हैं हम, जो ट्रेन एक जिस रूट पे आपकी ट्रैफिक कम है उसको हम उस ट्रैफिक को हटा करके उस ट्रेन को थोड़ा सा कैंसिल करके किसी दूसरे रूट पे चला दिए जिस पे ट्रैफिक आपकी ज्यादा है। जैसे आपका किस पे चलाया गया, महाकुंभ के दौरान चलाया गया था, नहीं चलाया गया था, तो जो एक्सल ट्रेन है ऐसी ही हमारी बेनिफिट है। अगर वहीं पे अगर गेज अलग अलग होती तो हम चाहकर भी उस वाली गेज को इस गेज पे नहीं चला सकते थे। तो ये चीज आपकी बेनिफिट्स यहाँ पे हो गई है, ठीक है। इट इंप्रूव्स रिसोर्स शेयरिंग एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द आइडियल एंड अनयूजुअल व्हीकल। ओके, थोड़ा सा और भी आता है, इंप्रूव सेफ्टी भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म गेज इंश्योर द कंसिस्टेंट ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, इंप्रूव ट्रैक स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग डिरेलमेंट रिस्क। इट आल्सो स्टैंडर्डाइज द सिग्नलिंग, ट्रैक फिटिंग्स, मेंटेनेंस एंड प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री। तो सेफ्टी भी बढ़ रही है भाई आराम से, ठीक है। कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है, बस सिर्फ क्या करें हम, सिर्फ इतना सिर्फ किस चीज से हो रहा है, हमने क्या किया, पूरे विद इन द कंट्री हमने क्या किया, हमारे पास सिर्फ एक ही गेज हो रेल की, बस, ठीक है। अगर हमारे पास स्पीड की इनहेंस हो जा रही है, स्पीड इंक्रीज हो जा रही है, क्योंकि जो हमारे पास एनजी वाली थी, नारो गेज की थी, उस पर स्पीड कम थी, हमने क्या किया, सभी को चेंज कर दी किसमें, बीजी में। तो हमारी जो स्पीड है और जो आपकी एफिशिएंसी है वो दोनों बढ़ गई। और यहाँ पे जो आपकी डिजाइन है और कंस्ट्रक्शन वो भी सिंपल हो गई। हमने क्या किया, एक हमने पैरामीटर बना लिया कि ब्रॉड गेज के लिए हमारी जो ब्रॉड गेज के लिए हमारी ब्रिज कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ब्रिज की इतनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, उसका जो यार्ड है इतना इस डायमेंशन में होना चाहिए। अब वही हमारी जगह अप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं, हमको बार बार रिकैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। ओके, तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेज, टनल्स, प्लेटफॉर्म्स, यार्ड्स फॉलो वन स्टैंडर्ड डिजाइन। दिस सिंप्लीफाइज कंस्ट्रक्शन, रिड्यूस डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, लोअर द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट। उसके चीजें हो गई। अब बात करते हैं बेटर नेशनल इंटीग्रेशन। फिर सारा ट्रैक एक है, चाहे जो गाड़ी चाहे जहां चला दो, ठीक है, जम्मू से कन्याकुमारी चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ से साउथ चला दो, ईस्ट से वेस्ट चला दो, सारा रेल एक ही है, वही गाड़ी चली जा रही है, 3-3 4-4 दिन वही ट्रेन चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास एक ही डायमेंशन की हमारे पास रेल है। Uniform railway gauge supports national connectivity, economic integration, and the movement of the people from one region to another, and it strengthens the trade, tourism, and defense logistics. तो मैं भी गया था, बैंगलोर से गया, ठीक है, तो देखिए एक ही ट्रेन चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन में ट्रेवल किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन हमको चेंज नहीं करनी पड़ी, कितना आसान है ना। अगर भाई ट्रेन चेंज करनी पड़ी थी, मुझे देखना पड़ता भाई यहाँ इस ये स्टेशन आने वाला है, यहाँ मुझे ट्रेन चेंज करके इस पे जानी पड़ेगी, यहाँ सामान ले जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक ट्रेन बैठ गए, 2 दिन बाद निकल रहे ट्रेन से। तो ये चीज वहां पे आपको बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपका डिसएडवांटेज क्या क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा। एडवांटेज सब कुछ नहीं होता, डिसएडवांटेज भी हम ध्यान देंगे क्योंकि हम इंजीनियर हैं, ठीक है, तो हमको अच्छा और बुरा दोनों हमको देख के चलना पड़ता है। तो क्या बुरा पार्ट है वो भी देखिएगा। बुरा पार्ट क्या हमारे पास देखिएगा, यहाँ पे गुड मस्ट बी ट्रांसफर्ड एट अ जंक्शन, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। जब सॉरी अगर हाँ नॉन यूनिफॉर्म गेज की डिसएडवांटेज क्या, यूनिफॉर्म की नहीं बात करें, नॉन यूनिफॉर्म गेज होते क्या डिसएडवांटेज था कि आपको यहाँ पे ट्रांसमिट जिसको बोलते थे, वहां पे सभी को एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे आपको ट्रांसफर करना पड़ता था। पैसेंजर क्या थे हमारे पास, इनकन्वीनियंस ड्यू टू द चेंजिंग ट्रेन। अब क्या होते हैं, आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ी तो आपको असुविधा होती थी यात्रियों को, ठीक है, तो वो भी दूर होती, ठीक है। इंक्रीड कॉस्ट बिकॉज द सेपरेट रोलिंग स्टॉक इज नीडेड। अब देखिएगा अलग अलग टाइप की आपकी बोगीज लग रही है, अलग अलग टाइप का लोकोमोटिव यूज करना पड़ता था। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म गेज होगा तो वहां पे आपको ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी और इसके डिसएडवांटेज थे, ठीक है। पुअर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी ब्रॉड गेज पे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, और नैरो गेज पे क्या हो रहा है, 1-2 आ रही है, तो क्या करोगे, आपका फोकस रहेगा जो आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा, वो ब्रॉड गेज को ज्यादा ध्यान दे रहा है, नैरो गेज पता नहीं चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ऑपरेशनल आपका जो कोऑर्डिनेशन है कम हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें आती रहती हैं। अब ये ट्रेन आके खड़ी है लेकिन कोई बुलाने वाला नहीं है कि इस पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन नंबर ये आ चुकी है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है, और इस पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन अलग अलग होता ही रहेगा। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट प्लानिंग, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कोई रूट प्लानिंग नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी में हमने क्या किया, इस रूट की गाड़ी हटाकर उस रूट पे लगा दिया ताकि हमारा ट्रैफिक बैलेंस में हो जाए, तो ये चीज आप नहीं कर पाते यदि आपका नॉन यूनिफॉर्म गेज यूज कर रहे होते तब, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस चीज के लिए आपको क्या हुआ, इसके लिए आपका एक प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट यूनिगेज। मैंने आपको बताया ना प्रोजेक्ट यूनिगेज, प्रोजेक्ट यूनिगेज। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इंडिया में जितने भी आपके नारो गेज हैं, मीट्रिक गेज हैं, ठीक है, उनको क्या जा रहा है, ब्रॉड गेज में चेंज किया जा रहा है जो भी पॉसिबल जहां पे हो पा रहा है, ठीक है। और एक चीज और किया जा रहा है, वहां पे आपको भी सिंगल लाइन ट्रैक था और आपको यहाँ पे डबल लाइन ट्रैक बनाई जा रही है। क्या, डबल लाइन ट्रैक, जो भी देखोगे आप, एक पहले सिंगल पट्टी से अब 2 पट्टी, हर जगह 2 पट्टी मिलाई जा रही है ताकि वहां पे कम टाइम कम होता है। एक हम क्या करें, अप, एक हम डाउन, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि सिग्नल हमारा जो
मूवमेंट है काफी फास्ट हो जाएगा। हम वेट नहीं करेंगे कि ये ट्रैक खाली हो तो इस पर हम रेल को छोड़ें, सिग्नल पास करें, नहीं, हमारे पास दोनों खाली है, दोनों आराम से आ रही है जा रही है। तो ये दोनों चीज हमारे पास प्रोजेक्ट यूनिगेज के अंदर की जा रही है। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है ब्रेक ऑफ गेज, मैं इसको फिर से समझा दूं, कभी कभी आपके शॉर्ट्स टाइप में क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में आ जाएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ गेज क्या है, व्हेन 2 रेलवे लाइंस आर डिफरेंट गेज नीड्स, ठीक है, जब हमारे पास 2 रेलवे लाइन है, ठीक है, और उन पे हमारे पास अलग अलग गेज हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, तो आप हम बोलेंगे ब्रेक इन गेज, मतलब इसको ऐसे समझ लेते हो, एक स्टेशन बोल सकते हो, ठीक है, एक आपका स्टेशन है, यहाँ पे आपके पास एक पेड़, इधर एक रेल है, एक रेल आपकी इधर है, ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेशन है इसका, और ये इसका लास्ट स्टेशन है, ठीक है, अगर अब ये इधर नहीं जाएगी, ठीक, और ये इधर नहीं जाएगी आगे तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, अब यहां तक जो गाड़ी आई है, ठीक है, वो यहीं नहीं जाएगी। तो अब एक ही स्टेशन पे, एक ही रेलवे लाइन पे देखो आपने क्या किया, 2 अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे गेज रेल लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ब्रेक ऑफ गेज बोलेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, मैंने बता दिया। अब क्या होगा, वही चीज फिर से कि यहाँ से अगर कोई रेलवे गाड़ी खड़ी हो गई, उसको अगर और आगे जाना है, क्या होगा, यहाँ सामान हमको उठा करके यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे गुड्स हो चाहे पैसेंजर हो। साथ में इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए वेटिंग टाइम आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ सारा सामान उतर पाए और यहाँ के बाद सारा सामान यहाँ पे यहाँ पे लोड हो पाए। इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका डिले भी होगा, डिले टेबल हो गया आपका, इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर यही ट्रेन पूरा साथ होती तो चुप हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत करना पड़ता, हम ड्राइवर चेंज करते वही गाड़ी लेके आके चला जाता। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है, ऑपरेशनल का मतलब कि यहाँ का सामान यहाँ से लेने के लिए आपको जो व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे मीडियम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपके यहाँ पे कुली जो जरूरत पड़ेगी, सब क्या होंगी, वो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट में आएंगे, तो बढ़ जा रही है। साथ में यहाँ पे सेफ्टी इश्यू हो सकता है आपके पास जो गुड्स है वो जल्दबाजी के चक्कर में कहीं टूट फूट ना जाए। जब पैसेंजर सोचे कि भाई 5 मिनट बचा, जल्दी से इस पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे कहीं दब जा रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, डिले हो जा रही है, ट्रेन छूट जा रही है, वो सब चीज यहाँ पे प्रॉब्लम आती। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकअप गेज में होता है। सोल्यूशन क्या था, ये ध्यान बात हुई कि प्रोजेक्ट यूनिगेज जो भी आपके मेट्रिक गेज है, चाहे आपके नारो गेज है, उसको किस में चेंज कर दें, हम ब्रॉड गेज में चेंज कर दें। और यूज ऑफ ड्यूअल गेज ट्रैक्स, ठीक है, इन सम कंट्रीज, हमारी कंट्री में अभी यही यूज हो रहा है, यह भी जहां देखिएगा सभी को क्या करें, हम ड्यूअल गेज ट्रैक यूज करें, मतलब कि हर जगह आपकी दोनों गेज की है, बीजी भी हो सकती है और आपकी एमजी भी हो सकती है। जो आपकी एमजी वाली ट्रेन है एमजी पे आए, जो बीजी वाली ट्रेन है बीजी पे जाए। ये कब करते हैं, जब हमको हमारे पास नंबर्स ऑफ व्हीकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, दोनों गेज के, और उससे आसान हम यहाँ पे क्या करें, हम ट्रैक बिछा दें दोनों के लिए, तो हमारा हमको आसान पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइज के ट्रैक बिछा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मीट्रिक गेज बनाने से आसान ये है कि हमारे पास जो मीट्रिक गेज की लोकोमोटिव है उनको चेंज करके उनको हम ब्रॉड गेज में चेंज कर दें, तब भी आसान है। तो हम क्या करेंगे, ब्रॉड गेज ही रहने देंगे, और वहां पे जो ट्रेन है उनको हम जो हमारे लोकोमोटिव से जो हमारा रोलिंग स्टॉक है उनको ब्रॉड गेज में चेंज कर लें। तो ये चीज थोड़ा सा फेसिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज हमको करना पड़ता है, इसलिए यहाँ बोला ड्यूअल गेज ट्रैक्स इन सम कंट्री, किसी किसी कंट्री में हमारे पास दोनों ट्रैक बिछी होती हैं। इसके बाद आपका आता है साथ ही यहाँ पे एक और आता वर्ड, आपका आता है गाइड गेज वाइडनिंग। इनका डिटेल है बट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा आइडिया लग जाए गेज वाइडनिंग क्या होती है। आपने हाईवे वाइडनिंग, वाइडनिंग ऑफ हाईवे पढ़ा होगा। जब आप रोल करते हो, जब आप क्या करते हो, जब जाते हो कर्व पे, तो क्या होता है, आपको वहां पे कर्व पे जो आपकी चौड़ाई रखी जाती है नॉर्मल चौड़ाई से ज्यादा रखी जाती है, तो जो एक्स्ट्रा आपकी चौड़ाई दी जाती है उसको बोलते हैं हम यहाँ पे वाइडनिंग। तो सेम यही बात होती है कि अब यहाँ पे हमने जो लेंथ यहाँ पे विड्थ बोली थी, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उसको, यहाँ पे उसको गेज बोल रहे हैं। अब क्या होता है इस केस में, क्या होता है अगर हम नहीं देंगे ना तो आगे वाला मुड़ गया, लेकिन जब पीछे वाला इस साइड आएगा तो कहीं पे ये फ्लैंज इस पे टकरा जाएगा, ये फ्लैंज इससे टकरा जाएगा, ठीक है। तो फ्लैंज जब इस पे टकराएगा तो लोग क्या होगा, देखिए ये फ्लैंज जा रहे हैं, एक तरफ देखिए जाते समय देखिए एक तरफ यहाँ टकरा, एक तरफ यहाँ टकराया, जब ऐसे जाओगे तो फिर ये वाला उधर टकराएगा, फिर ये वाला इधर टकराएगा, तो क्या होगा, जो यहाँ पर अंदर यात्री पैसेंजर बैठे होंगे उनको डिस्कम्फर्ट होगा, जिनको झटका लगेगा, लिटिल झटका लगेगा। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं ताकि आराम से मूव हो पाए। तो इंक्रीजिंग द गेज स्लाइटली बियॉन्ड द स्टैंडर्ड गेज टू द इंप्रूव सेफ्टी इन ऑन कर्व। इसको कर्व पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, हमारे पास उसको बोलते हैं गेज वाइडनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कब किए जाते हैं, जब हमारे पास 7 कर्व हो, ठीक है, यदि हमारे पास जो डिग्री ऑफ कर्व अगर 4 डिग्री से कम है तो उसको कुछ लिमिट तक हम क्या करते हैं, उससे कुछ कम लिमिट में हो तो यहाँ पे करते हैं उसको हम गेज वाइडनिंग कर देते हैं। अगर ज्यादा आपके पास रेडियस ऑफ कर्व है तो क्या करो, आराम से मोड़ते हुए चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो काफी तीखा कर्व है वहां पे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे गेज को वाइड कर देंगे, ठीक है। पर्पज क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे रिड्यूस लेटरल फोर्स, ताकि हमारे पास ये जो लेटरल फोर्स है इधर है, ठीक है, इसको हम कम करना। अवॉइड व्हील एंड फ्लेंज कॉन्टैक्ट, तो जो हमारा फ्लेंज है, ये व्हील और फ्लेंज,
सॉरी ये आपका रेल है और इसका व्हील फ्लेंज है, इसको दोनों कंटेक्ट ना हो, अगर कंटेक्ट हो तो आपको झटका लगेगा, उसको रोकने के लिए। ठीक है, इंप्रूव पैसेंजर कंफर्ट। अब झटका लगेगा तो पूरा अंदर के जो यात्री बैठे हैं सो रहे होंगे तब भी जग जाएंगे, सो जाएंगे, गाड़ी पलट गई, तो उसको बचने के लिए यहाँ पे पैसेंजर का जो कंफर्ट उसको इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे गेज को वाइड करते हैं। तो ये साथियों था हमारा यूनिट 1 का पहला लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने काफी ज्यादा चीजें समझ में आई होंगी, काफी ज्यादा मैंने ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं की हैं, जो भी हमारा पॉइंट टू पॉइंट था उसको मैं डिस्कस करते हुए आया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा होगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करते चलूँ, आपको चीज़ें समझाते चलूँ। तो आप इसी साथ बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैं भी हाजिर हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।